नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज महाश्वेता देवी के उपन्यास की याद आ रही है। 1084 की मां बहुत पुराना उपन्यास है, 50 बरस पुराना, 1974 का उपन्यास। इसे कभी 80 के दशक में इसका अनुवाद मैंने पढ़ा था और इस पे बाद में 90 के दशक में गोविंद निहलानी ने 1084 की मां से के नाम से ही फिल्म बनाई थी। आज इस उपन्यास को याद करता हूं तो ये पूछने की इच्छा होती है कि क्या आप आज की तारीख में महाश्वेता देवी को भी दिमागी नक्सल बता देते। प्रधानमंत्री के वक्तव्य ने लाल किले की प्राचीर से जो उद्वेलन पैदा किया है, शायद इस उपन्यास की स्मृति और बहुत दूसरी किताबों की कविताओं की याद उसी का नतीजा है। इस उपन्यास में मैं थोड़ा सा टिकना चाहता हूं। इस उपन्यास के केंद्र में एक बेटा और एक मां है। बेटा है व्रती चटर्जी। वो देखता है कि समाज में भयानक असंतोष है। वो खुद एक मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा है। उसको जीवन की सुख सुविधाएं हासिल हैं, लेकिन उसको समझ में आता है कि तो मेरे लिए है, मेरी ही योग्यता के बराबर दूसरे बच्चों के हासिल क्यों नहीं है। धीरे धीरे उसका रुझान जो है वो नक्सल साहित्य की ओर, अंततः वो नक्सलवादी आंदोलन का हिस्सा हो जाता है। मां घर गृहस्थी में खोई है। मां का नाम है सुजाता और सुजाता को पता भी नहीं है कि उसका बेटा किस राह चल पड़ा है। एक रात एक फोन आता है, बताया जाता है कांकेरपुरा या कोई जगह कांटीपुरा, कि आप वहां चले आइए तुरंत। वो जाती है शवों के बीच। वहां उसके बेटे का शव पड़ा है। 1084 का नंबर है। वो हैरान रह जाती है, फफक पड़ती है। उसको पता नहीं था कि उसका बेटा उससे इतनी दूर, इतना आगे निकल गया है। वो समझना चाहती कि ऐसा क्यों हुआ। धीरे धीरे वो अपने बेटे के जीवन का, उसके आंदोलन का मर्म समझती है। वो खुद उस लड़ाई में शामिल होती है। सुजाता जो बेहद मध्यवर्गीय घर की महिला है, जिसने अपना जीवन पति की, सास की, बच्चों की सेवा में काटा है, अचानक उसको उसके बेटे की शहादत एक बड़ा मकसद दे जाती है। उपन्यास में एक प्रेमिका भी है, नंदिनी, जो उसके आंदोलन को समझती है। एक दोस्त उसका मारा गया है, सोमू। सोमू की मां से बात करती है सुजाता। कई नई सच्चाइयां उसके सामने खुलती हैं। तो देश और दुनिया की 70 का वो दशक था, बिल्कुल वो शुरुआती साल जो थे, वो नक्सलवाद के आंदोलन से गूंज रहे साल थे। 1967 में नक्सलबाड़ी गांव में जो विद्रोह हुआ था, उसकी चिंगारी ने अगले कुछ वर्षों तक बंगाल को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन उसने जो बौद्धिक ऊर्जा पैदा की, वो ऊर्जा अगले कई दशकों तक पूरे भारत के साहित्यिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक मानस को प्रभावित करती रही, रचती रही। कई फिल्मकार, कई निर्देशक, कई लेखक, कई कवि जो हैं, वो उसी की पैदाइश थे, उसी आंदोलन से पैदा हुए थे। आज फिर से मैं सवाल दोहराता हूं कि आज क्या महाश्वेता देवी होती तो उनको आप दिमागी नक्सल करार देते। मैं असल में, मुझे ख्याल आ रहा है कि महाश्वेता देवी, एक बात और स्पष्ट कर दूं, महाश्वेता देवी बहुत बड़ी उपन्यासकार थीं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी वो सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। बंधुआ मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी, जिनको डीनोटिफाइड ट्राइब कहते हैं, उन जनजातियों के लिए लड़ाई लड़ी। उनको कई तरह के कलंक से मुक्ति दिलाई। उनके पूरे लेखन में, जो कई बार मुझे लगता है कि एक एक्टिविस्ट का लेखन है, उसमें कई बार उपन्यास की बारीकियां जो हैं वो अपेक्षा कम होती हैं, लेकिन फिर भी वो मर्म को छूता है। ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास में भी अचानक मुझे ख्याल आया कि जिस शाम उसके मारे जाने की बेटे के खबर मिलती है, उसी तारीख को बाद में शायद उसकी बेटी की सगाई का दिन पड़ता है। पंडित ने यही दिन चुना है। ऐसी
विडंबनाओं, ऐसे अंतर्विरोधों के बीच ये उपन्यास अंततः नक्सलवाद और स्त्रीवाद दोनों को जोड़ता हुआ एक दिलचस्प उपन्यास है, अखिल भारतीय गूंज वाला उपन्यास है। मुझे ये उपन्यास पढ़ते हुए फिर मैं सवाल पे लौटूंगा जो प्रधानमंत्री के एक बेमानी वक्तव्य से शुरू हुआ है, लेकिन मुझे ख्याल है कि दुनिया की कई बड़ी कृतियां क्रांतिकारी आंदोलनों से निकली हैं। उनका नाम नक्सलवाद भले न रहा हो, लेकिन अलग अलग क्रांतियों ने अलग अलग ज्वालाएं पैदा की हैं, अलग अलग किताबें निकाली हैं। फांसी के तख्ते से वो ऐसी किताबें जिसको पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, जूलियस फ्यूचिक की किताब। जब मैं इसको याद करता हूं, गुलाम विद्रोह से निकले उपन्यास स्पार्टाकस को, तो मुझे लगता है कि नक्सलवाद की परंपरा, विद्रोह की परंपरा, क्रांति की परंपरा, प्रतिरोध की परंपरा वहां जाके जुड़ती है। मदर जो उपन्यास है मैक्सिम गोर्की का, जो जिसका नायक पावेल है, पावेल की माँ याद आती है सुजाता को देखते हुए। ऑस्ट्रोवस्की का अग्निदीक्षा याद आता है। ऐसी कई कृतियां, ऐसी कई कविताएं आपको बिल्कुल होठों पे आ जाएंगी जब आप इन क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये ठीक है कि इन आंदोलनों का जो ज्यादातर नतीजा हुआ वो उनकी हिंसा की आत्मदाह में, उसकी हिंसा के आत्मदाह में जैसे जल गया। हिंसा ने उनको कई बार व्यर्थ बना डाला। काश इन आंदोलनों की चेतना, जो कई बार हुआ, क्रांतिकारी आंदोलनों ने अपने आप को व्यर्थ की हिंसा से अलग किया, वो अलग होती तो कितनी बड़ी होती, एक बात यह है। लेकिन इससे जो बौद्धिक ऊर्जा पैदा हुई उसको प्रधानमंत्री अब दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। उनका वक्तव्य सुन के मैं सोच रहा था कि हमारी जो राजनीतिक डिस्कोर्स है, हमारा जो पब्लिक डिस्कोर्स है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसका स्तर कितना नीचे चला गया है। खुद प्रधानमंत्री ने उसको कहां पहुंचा दिया है। ये दिमागी नक्सल क्या होता है, इसकी कोई व्याख्या उन्होंने नहीं की। इसके पहले वो बौद्धिक नक्सल की बात करते थे। उस बौद्धिक नक्सल में अर्बन नक्सल की बात करते थे। अर्बन नक्सल में मैंने मान लिया कि जो लोग उनकी असहमति में सवाल उठाते थे, जो विकास के उनके मॉडल पे सवाल उठाते थे, उनको अपने अर्बन नक्सल करार दिया। अब ये दिमागी नक्सल को कैसे पहचाने, ये उन्होंने कहा है कि भाई इनको पहचानो, इनको अलग करो। ये बात किसको कहिए इस पर भी लौटेंगे, लेकिन पहले समझने की कोशिश करें कि दिमागी नक्सल की ओर उनका इशारा किस ओर है। कहने से उनकी अपनी पार्टी के लोग अब बता रहे हैं कि नाना विपक्ष इसके निशाने पे नहीं है, जो संविधान को नहीं मानता है वही इसके निशाने पे है। लेकिन क्या बात इतनी आसान है? प्रधानमंत्री ने दो उल्लेख किए। नर्मदा का उल्लेख किया कि सरदार सरोवर परियोजना में इन लोगों ने कितनी बाधा पहुंचाई। क्या दिमागी नक्सल आप मेधा पाटकर को कह रहे थे? मेधा पाटकर नक्सल कहलाएंगी? मेधा पाटकर जो हैं, उनके बाल गुजरात की पुलिस ने खींचे थे उस आंदोलन के दौरान। वह एक बिल्कुल विचलित कर देने वाला दृश्य था, मेरी स्मृति में टंगा हुआ। लेकिन मेधा पाटकर को आप नक्सल बोलेंगे? आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व सरकार की जो सलाहकार समितियां थीं, उनमें नक्सल दिमाग के लोग घुसे थे, दिमागी नक्सल जिन्होंने नीतियों को प्रभावित किया। क्या अरुणा राय थी जो सूचना का अधिकार जैसा बिल लेकर आई? क्या उनमें जो बिल आए उसमें नक्सल प्रभावित चीजें कौन सी थी? प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री विकास के नाम पे जो विनाशकारी योजनाएं हैं उनका विरोध करने वालों को नक्सल करार दे रहे हैं? दिमागी नक्सल, झारखंड में ऐसे कई लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहे हैं, क्या वो दिमागी नक्सलों द्वारा चलाए जा रहे हैं? जो लोग पर्यावरण की चिंता करते हैं, जो याद दिलाते हैं कि हम बड़े एक भयावह माहौल में हैं, क्या आप उनको याद कर रहे हैं? और ये इशारा किन लोगों को है कि तुम लोग जाओ और इस दिमागी नक्सल की पहचान करो? ये खतरनाक इशारा है। ये उन तमाम आवारा लुम्पेन एलिमेंट के लिए है
जो इन दिनों हिंदूवाद के नाम पे बने तमाम तरह के संगठनों में शामिल हैं, कभी धर्म की रक्षा के नाम पे, कभी गाय को बचाने के नाम पे तरह तरह की हिंसा करते हैं और उनका स्वागत किया जाता है, उनके लिए मुकदमे लड़े जाते हैं। आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो क्या आप दिमागी नक्सल हैं? ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री ने पैदा कर दिए हैं और इनके जवाब वो नहीं दे रहे हैं। अब उन्होंने जिम्मा छोड़ दिया है अपने संगठनों के लोगों पर कि वो खोजें और उनको आइसोलेट करें। आइसोलेट करने का क्या मतलब है? आप किन लोगों को कैसे आइसोलेट करेंगे? क्या आप उनको कहीं किसी डिटेंशन सेंटर में डालना चाहेंगे? ये बड़ा डरावना इशारा है। मुझे याद आता है पिछले कई कार्यक्रम मैं ऐसे भुगत चुका हूं जहां अचानक चलती बहस के बीच भाजपाई लोग खड़े हो गए, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और कार्यक्रम होने नहीं दिया। अभी इस 15 अगस्त को जोया हसन, जो जानी मानी बौद्ध बुद्धिजीवी हैं, सरदार पटेल में मुख्य अतिथि थी, उनको विश्व हिंदू परिषद के लोगों के विरोध में हटाना पड़ा। क्या यही लोग अब तय करेंगे कि इस देश में कौन सी बहसें चलेंगी, कौन से मुद्दे उठेंगे? चढ़ावा चोरी की आप बात करेंगे तो आप दिमागी नक्सल करार दिए जाएंगे। मुझे ख्याल आया कि अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल के बीच कुछ लोगों ने साहित्यिक नक्सल भी खोज लिया था। ये कोविड के दिनों की बात है। कोविड के दिनों में जब गुजरात के कवित्री पारुल खक्कर ने, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनको ये कहा जाएगा, 14 पंक्तियों की कविता लिखी थी। कविता का नाम था शव वाहिनी गंगा। जब कोविड के दिनों में शव गंगा में बहाए जा रहे थे तो उसकी त्रासदी पे उन्होंने कविता लिखी थी। उसका कई भाषाओं में अनुवाद हो गया, कई लोगों ने उसका पाठ किया। अचानक उसके बाद एक तबका उन पे टूट पड़ा और गुजरात की जो साहित्य एकेडमी है उसकी पत्रिका के संपादकीय में उनको साहित्यिक नक्सल करार दिया गया। पारुल खक्कर गुजराती भाषा के लिए साहित्यिक नक्सल हो गई क्योंकि उन्होंने शव वाहिनी गंगा जैसी कविता लिख डाली थी। तो ये जो प्रधानमंत्री का इशारा है, ये इस देश के बौद्धिक विमर्श को बहुत नीचे ले जाने वाला इशारा है, बल्कि वो इशारा है कि अब इनसे सड़क पे निपटो। और सड़क पे निपटने का काम आप देख रहे हैं कि बाकायदा शुरू हो चुका है। कलकत्ता में टीएमसी के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा था पिछले दिनों, वो उसी की एक स्मृति है। दूसरी जगहों पे जो कुछ चल रहा है कि सड़क पे उतर के मारो, जेन जी के आंदोलन को, क्या जेन जी के आंदोलन को प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल बता रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे समय प्रधानमंत्री ने वक्तव्य क्यों दिया? ठीक है कि पहली बार एक गैर राजनीतिक आंदोलन में उनकी हार हुई। एक तरह से देखें तो जेन जी का जो आंदोलन था उस वजह से उनको अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। उनको बहुत सारे ऐसे फैसले करने पड़े जो अन्यथा वो नहीं करते। उनको इंस्टाग्राम पे आना पड़ा। वो बेबसी से देखते रहे कि लोग उनके बारे में कैसे मीम बना रहे हैं। उन्होंने इनको गालीबाज साबित करने की कोशिश की। ये सब किया। क्या अब उनको वो दिमागी नक्सल बता रहे हैं? उनके पीछे विदेशी फंडिंग की बात कही, उनके पीछे राजनीतिक दलों की साजिश की बात कही। क्या वो दिमागी नक्सल हो गए हैं? ये सब सवाल हैं और इनके जवाब पता नहीं कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये हमारे प्रजातांत्रिक मिजाज के लिए एक चुनौती है। ये बहुत स्पष्ट इशारा है कि अब लोकतंत्र इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह उसको चलना चाहिए। वो डंडों से चलेगा, वो पैलेट गन से चलेगा, वो AK-47 से चलेगा, वो सरकार के झूठ से चलेगा, वो सरकारी पक्ष की ओर से दी जा रही गालियों से चलेगा, वो मिथ्या आडंबर रचने वाली फिल्मों से चलेगा, वो झूठ गढ़ने वाली कहानियों से चलेगा। अगर इसका विरोध करना है तो थोड़ा बहुत दिमागी नक्सल बनना होगा। जो मीम बन रहे हैं, जो चुटकुले कहे जा रहे हैं, वो अपने आप में ठीक हैं, लेकिन लड़ाई इसके आगे की है। शुक्रिया।